Hello everyone, I am Dr. Nancy. Welcome to our episode of In-Depth Podcast. आज के हमारे गेस्ट हैं पावनी ऑर्गेनिक्स के फाउंडर मिस्टर आलोक। आज के इस एपिसोड में उन्होंने बताया है अपनी स्टार्टअप जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, उससे पहले वो कहाँ जॉब करते थे, क्या उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से वो मोटिवेट हुए एक ऑर्गेनिक स्टार्टअप स्टार्ट करने में। आज के टाइम में वो कहाँ है, कैसे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप टीम हायरिंग और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स उन्होंने हमारे साथ डिस्कस करी है। तो प्लीज़ हमारे साथ ये एपिसोड ज़रूर देखें। मेरा नाम आलोक कुमार हुआ और हम एक स्टार्टअप है पटना में, पावनी ऑर्गेनिक फार्म्स, उसके हम फाउंडर हैं। और ये काम करीब हम लोग 5-6 साल से कर रहे हैं ऑन लीगल बेसिस से, बट जर्नी तो हमने करीब 10 साल पहले इसकी शुरू की थी। और हमारा काम जो है कि हम पटना में अभी, ऑब्वियसली इसको हम धीरे धीरे बाकी शहरों में भी ले जाएंगे, बट पटना में हम अभी करीब 4000 प्लस, मेरे ख्याल से 4200-300 के आसपास अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। उनके घर में हम लोग फार्म फ्रेश काउ मिल्क और भी कुछ होता है फार्म फ्रेश, जैसे मैंगोज हो गया या कोई और फ्रूट्स हो गया, उन सब चीज़ों को उनके घर तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल ही कोशिश करते हैं कि जितना हो सके केमिकल फ्री हो, जितना हो वो फ्रेश हो। केमिकल फ्री है, फ्रेश है, ऑब्वियसली वो हेल्दी है, और हेल्दी है तो आप स्वस्थ हैं। राइट। तो आपने जो स्टार्टअप की अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो क्या ये आपके लाइफ का पहला ऑब्जेक्टिव था? यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ स्टार्टअप फाउंडर, और आपकी जर्नी कुछ और रही, आपने कोई जॉब करे? तो अपनी छोटी सी स्टार्टिंग से आप अपनी जर्नी बताएं। देखिए, जब मेरी उम्र करीब अभी 45 साल है, आप सोच सकती हैं जब हमने करियर अपना शुरू किया था 2002-3 के आसपास में, तो उस टाइम में स्टार्टअप तो शब्द भी नहीं हुआ करते थे। स्टार्टअप शब्द जो है, मेरे ख्याल से जब ये ई कॉमर्स कंपनीज आई हैं, अगर मैं नाम नहीं लूँ तो ठीक है, अगर लेता हूँ तो जो भी फ्लिपकार्ट, ये सब जो आई हैं कंपनीज, ओला, तब जाके ये टर्म आना शुरू हुआ है। उसके पहले लोग कहते थे कि हम अपना काम करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, कोई स्टार्टअप नहीं होता। स्टार्टअप वाज नॉट अ करियर ऑप्शन हम लोग के टाइम में। तो जब हमारा कॉलेज से हम निकले तो कुछ दिनों के लिए ऑब्वियसली नौकरी की थी हमने, बैंक में काम किया, HSBC में। उसके बाद फिर मेरा जो रुझान था वो फाइनेंस की था उस टाइम। दैट वाज मोर इनटू कैपिटल मार्केट। आई वर्कड एज अ स्टॉक ब्रोकर फॉर ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स। और उसमें जाने का क्या फ़ायदा मिला कि मुझे बिज़नेस को समझना थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई लिखाई थी वो इकोनॉमिक्स में थी। जब मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया तो हर बिज़नेस को समझना जाता था, उनके बिज़नेस मॉडल को समझना, पैसा कहाँ से कमाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे, ये सब चीज़ों को समझना, मतलब हर बिज़नेस में सोच देखना ही था। उससे क्या हो गया कि बिज़नेस एक्यूमेन एक हमारा डेवलप होना शुरू हो गया। और स्टॉक मार्केट में मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं रहा। I lost lots of money for myself, for my customers also. और साइमल्टेनियसली मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सैटरडेज और संडेज को मैं क्लासेस भी करता था, जाके पढ़ाता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो आसपास में MBA कॉलेजेस है, वहाँ पढ़ाता भी था। जब स्टॉक मार्केट में डिबैकल हुआ तो मुझे लगा कि मैं शायद अच्छा इन्वेस्टर नहीं हूँ या इन्वेस्टर मैनेजर नहीं हूँ शायद, तो मुझे लगा इसको छोड़ देना चाहिए। तो आई एक्सेप्टेड माई वीकनेस एंड आई लेफ्ट। एंड वो मेरे पार्टनरशिप में था, 2 डायरेक्टर हम लोग थे, उनके पास हमने वो छोड़ दिया और फिर मैं फुल टाइम एकेडमिक्स में आ गया। तो इस टाइम पे आपकी लोकेशन क्या थी? आप पटना में? नहीं, मेरा तो पटना मान के चलिए कि 2012 1 दिसंबर को हम पहली बार पटना आए थे रहने के लिए। उसके पहले हमको लगता है गिन के हम 4 या 5 बार पटना आए थे। अच्छा। मेरी परवरिश, मेरी मतलब पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सब कुछ मेरा दिल्ली में रहा। हाँ। तो आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो स्टार्टिंग में मैं अपने आप को दिल्ली वाला ही मानता था, क्योंकि जहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, बचपन जहाँ पे गुजरा है, जहाँ से आप बोलना सीखे हैं, तो क्या हो जाता है कि वो आपकी ज़ुबान वहीं की हो जाती है। राइट। तो लेकिन हाँ, ये है कि ज़रूर अब तो करीब 11 साल हो गया, 12वां साल है अब हमारा पटना में आए हुए। बट हाँ, ये जो भी मैंने काम आपको बताया, ये मेरा दिल्ली में ही सब कुछ, मेरा कार्य क्षेत्र जो था वो दिल्ली था। ओके। तो ये स्टार्टअप करने का मोटिवेशन क्या था? मतलब आपने बताया कि आपने जॉब करी, फाइनेंस किया, तो फाइनेंस के बाद जो आपका प्रेजेंट स्टार्टअप है, ऑर्गेनिक्स के बारे में जो आपने बोला, वो काफ़ी डिफरेंट है। लाइक जनरली फाइनेंस वाले लोग सोचते हैं कि मैं कोई टेक स्टार्टअप करूँ या कोई फिनटेक कंपनी करूँ,
बट ऑर्गेनिक ये कैसे, आपने क्या सोच के करा? ये तो मेरा पर्सनल मतलब वो कारण था, और सही पूछे तो हर एक लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में हुआ जिससे कि मतलब मैं बहुत गंभीर बीमारी से बच के निकला। सबसे बड़ी बात मैं अगर बता दूं, मैं ऑलमोस्ट फ्रॉम 2006 टू 2000 मतलब टू बहुत लास्ट तक मैं बोल सकता हूँ, अभी तक मैं कुछ हद तक कह सकता हूँ, एटलीस्ट 2015-16 तक तो आई वॉज फुल टाइम इन एकेडमिक्स। मतलब महीने में 30 दिन 31 दिन है, सप्ताह में 7 दिन है, तो मेरा समय पढ़ाने में ही जाता था। अलग अलग कॉलेजेस के साथ मेरा जो मतलब बना हुआ था, वहाँ हम जाते थे। मेरा सब्जेक्ट था इंटरनेशनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, ये सब पढ़ाता था। बट हाँ, जो मेरा करी जो बिजनेस का था वही चीज़ में जाके पढ़ा रहा था। और मैं लोगों को बोलता था कि आई एम अ फील्ड मैनेजर, बट आई कैन टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्या नहीं करना चाहिए लोगों को, ये सारी चीज़ें। 2011 में मेरी आवाज़ चली गई थी, और उस आवाज़ जाने के पीछे कुछ गंभीर बीमारी थी। आई वॉज ए स्मोकर, तो समझ सकती हैं क्या हो सकता है। फिर लगा कि शायद ज़िंदा नहीं बचेंगे, और बचेंगे तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो वो एक चीज़ हुआ, और दूसरा हुआ कि उसी टाइम मेरा बेटा हुआ। तो मुझे लगा यार कि सबसे बड़ा जो कारण है वो खान पान से रिलेटेड ही होता है इंसान को। और उस टाइम एक ऐसा मुद्दा था कि एक तरफ देखते थे कि दिल्ली में हम लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता था, और गांव में अगर आप जाते तो आपको पता चलता कि किसान सुसाइड कर रहे हैं। वो एक फेज था जब खूब मतलब ढेर सारे किसान सुसाइड कर रहे थे। मुआवजा। हाँ, तो बहुत लगता था अजीबो गरीब दास्तान है। एक आदमी खाना उपज करके नहीं बेच पा रहा है, और यहाँ पे लोगों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा गैप है ये, और ये गैप अभी तक एग्जिस्ट करता है। मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान में भी जितने भी परेशानियां हैं, उसमें से सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है कि आपके पास अच्छा खाना नहीं है, और खाना उगाने वाला अच्छा कमा नहीं पा रहा है। मुझे लगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कुछ ऐसा ही काम करो कि अगर गिरेंगे भी तो लगेगा कि कुछ करके गिर रहे हैं। तो एक लाइफ का होता है ना कि एक मोटिव मिल गया कुछ करने का। तो वो सोच के फिर कहाँ से शुरू करें। बस जो काम सोच रहे थे वो तो जमीन से था, वो आपके पास खेती बाड़ी से रिलेटेड थी। अब दिल्ली में तो हमारे पास खेत था नहीं। तो जिस जमीन को मुझे याद है कि जब हम कॉलेज से पास आउट हो रहे थे तो अपने पापा से हम लड़ाई किए थे कि ज़मीन सब बेच देते हैं, गांव की ज़मीन रख के क्या करेंगे। उससे अच्छा है कि वहाँ पे एक फ्लैट खरीद लेते हैं, कम से कम हम लोग रहने के लिए मकान हो जाएगा। अभी भाड़े के मकान में रहते हैं, और कम से कम थोड़ा सा ज़मीन बेच कर रख लेंगे। और सोचिए कि उसी ज़मीन पे जाके हम गौशाला शुरू किए। मतलब लाइफ में कब क्या चेंज हो सकता है, क्या ट्विस्ट होता है। तो गांव आने के पीछे था कि अपनी ज़मीन है, हमको ज़मीन खरीदना नहीं पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ आई केम टू। जब आया था तो बहुत कुछ सोचा नहीं था क्या करेंगे नहीं करेंगे, बस ये था कि कुछ करेंगे, करना है, इस फील्ड में करना है। और मेरे पास कोई मतलब होता है ना कि आपके पास एक एक दिन का प्लान हो, ये हो वो, कुछ नहीं था। बस एक जुनून था कि करना है, और इसके अलावा पता नहीं था कैसे करेंगे। सही पूछिए तो मुझे ना गोभी के अलावा तो मैं किसी का पत्ता तक नहीं पहचान सकता था। तो ऑब्वियसली ऐसे आपने बताया आप दिल्ली में रहे हो तो अब पॉसिबल वो आदमी नहीं है खेती की सोच रहा है। खेती करना, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है। तो ऑब्वियसली प्लान तो कुछ करने, हाँ ऑब्वियसली मैंने कुछ होमवर्क किए। नॉर्थ इंडिया में जो भी बड़े बड़े गौशालाएँ थी वहाँ जाके मैं विज़िट किया, ऑर्गेनिक फार्म्स को जाके मैं विज़िट किया। मैंने इग्नू से कोर्स किया ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। वो भी बहुत होमवर्क करके किया कि वहाँ पे कोर्स करवाने में था कि वो लोग खेत में जाके पढ़ाते थे। अच्छा। मतलब क्लासरूम में पढ़ाई नहीं होती थी। वो जो टीचर थे वो खेत में ले जाते थे, और इग्नू का अपना फार्म है, वहीं पे वो बताते थे कि क्या है नहीं है, कैसे आप कीटनाशक को सब्स्टिट्यूट आपके पास ऑर्गेनिक में है, कैसे आपका फर्टिलाइजर का सब्स्टिट्यूट आपके पास खेत में इन द सेंस आप खुले में वहाँ पे पढ़ा रहे हैं? हाँ बताते थे। अच्छा। क्योंकि उस कोर्स में बहुत लोग जाते नहीं थे, और सही बताए तो उस कोर्स में ऐसे थे ज़्यादातर वो लोग थे जो खुद खेती करना चाह रहे थे। और सबके कॉमन एक चीज़ मैंने देखा था, ज़्यादातर के घर में कैंसर के पेशेंट्स थे। एक बहुत बड़ी फाइनेंस की कंपनी थी, उनके सीईओ की वाइफ आती थी क्लास करने के लिए, कि उनकी मदर इन लॉ और उनके फादर इन लॉ दोनों ही कैंसर के पेशेंट थे। तो ज़्यादातर लोग वही थे। सबका एक ही रीज़न था कि भाई अपना खेत कम से कम 4-5 बीघा ले लेते हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास में कहीं भी, एटलीस्ट जाके अपनी खेती करेंगे। डॉक्टर्स थे, 2-3 डॉक्टर्स थे जो कि खेत ले लिए थे, तो उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने के लिए आना था। तो होता है ना कि ऑर्गेनिक फार्म मतलब जैसे आप जो केमिकल खेती होती है उसमें आपको किताब है। जब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ का हैंडबुक था, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के उस टाइम में कुछ नहीं था।
तो ये कोर्स से हमें ये पता चला और करके देखा हमने कि भाई सीड जर्मिनेशन से कितना जल्दी आपका ग्रोथ होता है, कैसे आप जो है बायो पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, वो सब हमने हाथों से बनाया वो पढ़ाई के दौरान ही। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया और जब करीब हमको लगता है कि वो 12 वीक का प्रोग्राम था, सैटरडे संडे क्लासेस होती थी और हमको लगता है कि हम लोग जब ख़त्म कर रहे थे कोर्स तो हम अपने घर में कुछ सब्जी भी लेके चले गए थे कि देखो हम लोगों ने ये उगाया है, यानी खेती हो सकती है। वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था। उसी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आ गए कि अब हम लोग भी कर ही लेंगे कुछ ना कुछ तो। इस पूरा ड्यूरेशन में आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? हाँ, बिकॉज़ ये पूरी नई जर्नी थी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी, बिकॉज़ यू सेड आपका बेटा हुआ था उसी टाइम पे। तो मतलब उन सबके लिए काफ़ी चेंजिंग रहा होगा। बहुत बड़ा चेंज ये था कि मेरी पूरी फैमिली जो है मतलब मैं अगर बोलूँ मैं अपने मतलब मेरी मदर मतलब नहीं है, बचपन में गुजर गई थी। तो हम लोग जो भाई-बहन हैं, हम ही लोग आपस में एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फैमिली बन के रहते हैं। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मेरे पास कुछ थे परेशानी थी, मेरी दादी थी मेरे साथ, तो जिसका हेल्थ का ध्यान रखना था। मेरे लिए सबसे मुश्किल जो डिसीज़न था, सही पूछिए तो, कि मुझे अपने भाई को छोड़ना पड़ा वहाँ पे, जो मेरे पे निर्भर था। और वो एक कभी-कभी मुझे अभी भी वो गिल्ट फ़ील आती है कि मेरी वजह से वो उसको 1.5-2 साल उसका ज़िंदगी वहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ मेरे घर में रह रहा था, हम छोड़ के आ गए। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं था। वो एक मेरे लिए सबसे मुश्किल वो था। बट वो भाई भी आज तक कभी मेरे से शिकायत नहीं किया कि तुम चले गए, होता है ना? वाइफ़ का बहुत बड़ा सपोर्ट था कि एग्ज़ैक्टली। वो सब कुछ के लिए तैयार थी। बच्चे छोटे थे तो इसलिए बच्चों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि मतलब बच्चे आएँगे कि नहीं आएँगे। मेरे इन-लॉज़ का बहुत सपोर्ट था, आज तक सपोर्ट है। तो कह सकते हैं कि शायद आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि बहुत कम लोगों को फैमिली का सपोर्ट मिलता है हुँ। और मेरे घर में तो शायद ही कोई है जो मुझे सपोर्ट नहीं किया हो। शायद ही कोई है जिससे हम पैसा नहीं लिया हो। इनफैक्ट मैंने पहली बार सुना है किसी को बोलते हैं कि फैमिली ने सपोर्ट किया, वो हाँ, भी एक सर्टेन एज के बाद। दोनों साइड से। या मतलब राइट। मेरी वाइफ़ की साइड की फैमिली भी हाँ। और मेरे साइड की भी फैमिली भी। उन दोनों फैमिली से हुँ। मतलब बिल्कुल ही जो होता है ना, सपोर्ट क्या, जैसे जब आप बिज़नेस करते हैं, जो भी बिज़नेस करते हैं सबको पता है स्टार्टअप में होता है कि आपका महीने का रेंट देना है आपको। मेरे मकान मालिक तक ने हमको सपोर्ट किया। वो बोले कि भाई ऐसा है, वो मतलब भाई समान है, बड़े भाई समान है। तो बोले कि हम आपके बिज़नेस में कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं, तो रेंट आपको जब मिलेगा तभी आप दीजिएगा। यही मेरे लिए। तो आप मान के चलिए जिस मकान में रह रहे हैं, आपको मकान मालिक कहने नहीं आ रहा हो कि भाई मकान का किराया तुम क्यों, हम तो 1-1 साल तक किराया नहीं दिए थे सोचिए। 1-1 साल तक किराया नहीं देना, उसके बाद मकान मालिक फिर भी आके आपसे पूछना कि पैसा है कि अभी कुछ रुक जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और वो भी साथ में रह रहे हैं, ये नहीं कि वो कहीं बाहर रहते थे। ऊपर वो रहते थे, नीचे हम रहते थे। कोई दूसरा मकान मालिक होता तो स्कूल फीस नहीं जा रहा है, बहन को पता चला तो तुरंत फीस भर दी। तो ये सब चीज़ शायद एक फॉर्च्यूनेट लोगों को ही मिल सकता है, सबको शायद सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उनका योगदान तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि उसको नकारा नहीं जा सकता है, ये चीज़ है। ओके, तो आप जब यहाँ आए पटना में, आपने सब कुछ कर लिया, तो आपने एक स्टार्टअप सोच करके इसको स्टार्ट किया था या फिर आपको था कि नहीं बस मुझे कुछ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करना है और अपने से करना है? ये आपकी जो ये बात है, दूसरी बात कि कुछ ऑर्गेनिकली कुछ करना है। हाँ, बट उसकी कमर्शियल वायबिलिटी हर वक़्त हम चेक करते थे क्योंकि इकोनॉमिक्स हम पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, मतलब सीखने की कोशिश किए हैं। तो ये चीज़ तो था कि चैरिटी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है। घर से पैसा लगा के आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते हैं। देयर हैज़ टू बी रनवे, जो हम लोग कहते हैं ना कि रनवे आपके पास कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। राइट। ये मेरा है मानना कि हर वक़्त शुरुआत से ही और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर वो घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको हमारे ऊपर विश्वास है और हमारे ऊपर इसलिए विश्वास है कि हमने उनको कम्युनिकेट हम कर पाए कि भाई हम टेक ऑफ के लिए तैयार या उड़ रहे हैं। मेरा ये रनवे है 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 1 महीने का, जो भी है। वो रनवे है हमारा है, हम कोशिश करेंगे उड़ जाए, नहीं उड़े फिर दोबारा हम एक बार आएँगे और फिर कोशिश करेंगे उड़ने की। लेकिन हमारे को मेरा इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए कि हम कहाँ कमा रहे हैं, कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कहाँ से पैसा आएगा, ये ज़रूर मेरे ज़हन में था। लेकिन हाँ, ये नहीं था कि हम कोई उस टाइम में मतलब हाँ, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कह सकते स्टार्टअप नहीं कह सकते क्योंकि स्टार्टअप कल्चर तब तक आ चुका था, क्योंकि हम फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, तो इन्वेस्टर्स के बीच में जाते भी थे कि कहीं से कोई फंडिंग मिल जाए। तो ये किस साल की बात होगी जब आपने यहाँ पे स्टार्ट करा था? हम
जैसे मैंने आपको कहा कि 1 दिसंबर 2012 को हम पटना आए। उस टाइम में मेरे पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था, बस ये था करना है। आपको कितना टाइम लगा? मुझे लगता है कि करीब पहली गाय हमने खरीदी फरवरी 2013 में। ओके। उसके पहले तो हमको कुछ पता ही नहीं था। थ्योरी थ्योरी सारी पढ़ी, फिर जो कर रहे थे हमको पता है। तो ये पूरा काम करते करते हमने एक सब्जी की खेती की, सीखा, सब कुछ अच्छा, खेती भी हो गया। फिर माल हम बेच नहीं पाए, सब्जी बिकी बहुत सस्ते रेट पे। तो हम पूरा सोच के आए थे कि 2 साल तो मेरे को लगेगा। तो ये मेरे लिए शायद 2 साल लगता है, मेरे फील्ड में मुझे लग गया 2 साल। अगर वही हम फाइनेंस में कर रहे होते तो शायद हम 2 महीने में हम समझ जाते क्या है नहीं है। ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से और आप क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ही एक मतलब अनजान जगह में हम जा रहे थे, अनजान चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे जो मेरा बिल्कुल ही फोर्टे नहीं था। तो इसलिए मेरे को थोड़ा 2-3 साल इसमें लग गया। 2-3 बार गिरे भी, बिल्कुल बंद होने के कगार पे भी आ गए। तो रियल टर्न अराउंड हमारा हुआ 2020 जब कोरोना ने हिट किया और सडनली लोगों को लगने लग गया कि आप जो है इसके बिना हेल्दी फूड आपके लिए ज़रूरी है। तो आप समझ सकती हैं कि हमको लगता है 1 महीने के अंदर में हमारा बिज़नेस डबल हुआ था। नॉर्मली दूध में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1 महीने में आप डबल पे आ गए सीधे। ट्रैक्शन मिल रहा था हम लोगों को, ऐसा नहीं था, ट्रैक्शन मिल रहा था। ऑन एन एवरेज हर साल हम 50% पे ग्रो कर रहे थे, लेकिन 100% पे नहीं कर रहे थे। और जब कोरोना आया तो हम लोग सीधे 200% एक साल में ग्रो कर गए। मतलब जो हम 3 लाख का धंधा महीने का कर रहे थे, हम 2000 मतलब 20 मार्च की बात कर रहे हैं और लॉकडाउन के पहले की बात है। और 2021 खत्म होते होते हम लोग 9-10 लाख की बात कर रहे थे। बट कोविड में आपने कैसे मेंटेन किया? बिकॉज उस टाइम काफी ज्यादा रूल्स थे और आपको हमारे सपोर्ट लिए में तो प्रॉब्लम एसेंशियल सर्विसेज के लिए तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो हम लोगों के लिए तो इनफैक्ट जॉब लोगों एम्प्लॉय बहुत जल्दी मिल रहे थे, क्योंकि सब जगह लोग फायर कर रहे थे, तो हम लोग को मिल जा रहे थे। और कस्टमर्स भी जो थे वो घर में बैठे रहते थे। तो घर में बैठे हैं तो आज खीर खा लेंगे, आज ये खाएंगे, तो सबका कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बढ़ा, एक और चीज़ हुआ कि ज़्यादातर जो जगह पे हमारा दूध जा रहा था वहाँ पे कैजुअलिटीज कम हुई। तो वो भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलने लग गया कि भाई देखो पड़ोस में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा खा रहे हैं, कुछ हमारे healthy। स्टाफ लोग, हम लोग हमारे यहाँ रूल था कि जो भी काम करके आता था तो हमारे घर से उनको 1 गिलास दूध उसी टाइम देते थे Okay. कि भाई तुम हेल्दी रहो। हमारे स्टाफ में किसी को कोविड नहीं हुआ, हुआ होगा लेकिन नॉट वेरी हाँ, एक्सट्रीम। कुछ भी ऐसा मतलब होता है ना कि डरने वाली चीज़ ऐसी नहीं हुई। तो वो सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था। इनफैक्ट उस टाइम के बाद मेरे पास उसी टाइम में 2-3 इन्वेस्टर्स का फ़ोन आया जो बोल रहे थे या तो विल बाय यू आउट या यू कम ऑन बोर्ड। और 4-5 करोड़ का वैल्यूएशन, जब हमारा धंधा था 70-80 लाख का, उस टाइम वो 4-5 करोड़ का वैल्यूएशन देके हमें खरीदने की बात कर रहे थे, या आप मतलब जो भी कर लीजिए। लेकिन खैर हमारा मकसद कहीं कहीं उससे बड़ा था। आपने मना कर दिया। हाँ, तो ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए हम, क्योंकि हमारा मतलब मकसद नहीं था बेचने का, तो मकसद था ही नहीं। हम बेच के करते क्या फिर? 4-5 करोड़ लेके क्या करते? और 4-5 करोड़ से हम अगर दिल्ली में रह रहे होते तो शायद उतना हम कमा के बैठे ही होते। वो तो जब छोड़ के ही आए थे तो वो मकसद ही नहीं था। तो हम लोग उसमें फिर कंटिन्यू ही कर गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट सब कुछ करने के बाद कब आपको ऐसा लगा कि यहाँ के इकोसिस्टम में थोड़ा चेंज हो रहा है एज अ स्टार्टअप? आपको लोग एज अ स्टार्टअप समझ रहे हैं? बिकॉज पहले आई थिंक क्या हो रहा होगा कि आपको एज अ बिजनेस आप देख रहे होगे, लोग भी आपको वैसे ही देख रहे होंगे। बट एज अ स्टार्टअप आप कब आए सामने और कब आपके साथ वो चीजें होने लगी कि आप एज अ स्टार्टअप यहाँ बिहार में जुड़ रहे हो, आप इवेंट्स में जा रहे ये हो? सब तो मेरे ख्याल से 2 साल से हो रहा है। 2 उससे साल। पहले आपको कभी ऐसा उसके पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसा था ही नहीं कि आप कह सकते हैं। हाँ, लोग काम कर रहे थे, छोटे-छोटे स्तर पे सभी लोग कोशिश कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी 2018 में या 17 में अपना स्टार्टअप पॉलिसी भी लाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके पहले लाई। आ तो रही थी, लेकिन ज़मीन पे उतना कुछ संस्थाएँ थी, जो भी यहाँ की बिज़नेस इंस्टीट्यूशन है, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम लाएँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं बन पा रही थी। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वापस आए। जो वो लोग वापस आए तो उन लोगों के पास ये एक आइडिया लेके आए कि भाई हम लोग भी कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जब एक बड़े लेवल पे स्टार्ट होता है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक समय पे आता है। तो जो स्टार्टअप कल्चर अमेरिका या मतलब यूरोप में 2002-3 के आसपास स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से पहली स्टार्टअप आप कह सकते हैं गूगल रहा होगा, फिर अमेज़न आया। जिस टाइम में उसका आज की तारीख में उसकी वैल्यूएशन देखें तो मतलब
ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बढ़ चुका है, जो कंपनी ऑलमोस्ट बंद हो सकती थी अमेजोन पे। फिर अपने यहाँ पे भी आप देखिए तो फ्लिपकार्ट आया और ये ओला आया, ये सब, जैसे वहाँ पे उबर था। बिहार में आते आते उसको थोड़ा वक्त लगा और गवर्नमेंट भी फिर मतलब एक्टिव हो गई। गवर्नमेंट भी आज की तारीख में गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, बट क्या आपको फील है कि उस लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है कंपैरेटिवली अगर आप गवर्नमेंट तो दिल्ली में कहीं भी होते? नहीं कर पाएगी मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट स्टार्टअप में तो कहीं भी कुछ नहीं कर सकती है। बहुत करेगी तो आपको प्रमोट करेगी, भाई लोगों को बताएगी ये स्टार्टअप है, ये है। लेकिन आप देखिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर सकती है। जब तक गवर्नमेंट आप चलना शुरू कीजिएगा तो आपको बैसाखी से हटा के कोशिश करेगी कि आप थोड़ा चलना खुद से कोशिश करो, उसके लिए मदद चाहिए तो ये मदद तुम ले लो। तो सीड फंडिंग जैसे एक है, तो सीड फंडिंग है एटलीस्ट आज की तारीख में है कि चाहे स्टार्टअप इंडिया हो चाहे स्टार्टअप बिहार हो, या हर एक स्टेट का अपना है ही। मुझे लगता है कि उससे होता है कि अगर किसी को भी एक बिजनेस आइडिया आता है कुछ करने का, उसको एक, अब ये नहीं है कि उसको अपने माँ बाप से पूछना है कि पैसा कुछ दोगे या बैंक में जाके ले, उतना पैसा मिल जाता है उसको कि वो पैसा अपने से बिजनेस शुरू करने की सोच सकता है। जैसे हम लोग के कॉलेज के टाइम में मुझे याद है, हम लोग ने एक स्टूडेंट म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते थे अपने कॉलेज डेज में। लगता था कि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जिस पे बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन क्या था, शुरू करने के लिए भी उस टाइम 1-2 लाख रुपए चाहिए था। और उस टाइम में 1-2 लाख, मैं बात कर रहा हूँ 2000 के आसपास की बात है, तो 1-2 लाख समझिएगा अभी के 10-20 लाख के बराबर है। तो कहाँ से लाते 1-2 लाख रुपए भी? तो पॉसिबल ही नहीं था। आज की तारीख में अगर हम इस टाइप का कोई बिजनेस सोचते, हम अप्लाई कर देते। अगर और इस टाइप के बिजनेस आइडिया जो अलग है, थोड़ा यूनिक है, चांस लग रहा है कुछ हो सकता है, तो गवर्नमेंट कर ही देती है आज की तारीख में कि लो तुम ट्राई कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल करोगे लेकिन कुछ तो सीखोगे। आपको नहीं लगता कि जैसे आपका है हेल्दी कंज्यूमर ब्रांड में है, और आई थिंक कि फ्यूचर जो है वो वही है हेल्दी कंज्यूमर ब्रांड्स में, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर सकती है, प्रमोट कर सकती है आप जैसे स्टार्टअप्स हैं जो हेल्दी बना रहे हैं, जो अच्छा बना रहे हैं? बिकॉज गवर्नमेंट की कोई स्कीम यहाँ पे है नहीं, जो भी है वो सब प्राइवेट कंपनीज ही हैं और भी कर रहे हैं, तो कुछ हेल्प आई थिंक मिल सकता है। गवर्नमेंट कुछ से क्या initiative मदद मिल सकता है? जैसे मैं बताऊँ आपको तो दूध हमने दिल्ली सॉरी पटना में जब हमने लॉन्च किया, हम लोग करीब 1 साल लेट लॉन्च किए। Okay. और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जैसे कि गांधी सेतु, दूध लेके आते पता चलता गांधी सेतु में ही 4 घंटा गाड़ी फंसी रह गई, तो दूध आपका बाजार में ही, मतलब बाजार जाने से पहले ही वो खत्म हो वेस्ट हो गया। तो अगर गवर्नमेंट हमारे को ना, या इलेक्ट्रिसिटी है, मैं सही पूछिए तो 2008-9 के आसपास मैंने एक बार गाँव आया था, किसी का इंतकाल हो गया था तो मिलने आया था। तो उस टाइम भी मैं सोचा था कुछ काम करता हूँ गाँव में भी, यहाँ भी। सबसे बड़ी परेशानी था बिजली नहीं रहती थी। क्या करिएगा आप? वैसे हम सोचा कि भाई को कोई पैसा दे देंगे, तो मेरा चचेरा वचेरा भाई सब यहाँ पे लोग रहते हैं, सोचे कि इनको कुछ पैसा दे के बोलेंगे बिजनेस शुरू करो, अच्छा रहेगा तो देखेंगे। 2008 में मेरी शादी हुई थी, उसी वजह से हम बिहार आना जाना शुरू किए। उसके पहले बिहार आते भी नहीं थे। तब होता है शादी के बाद होता है कि रिश्तेदार की शादी है, उसके यहाँ शादी है, तो चलो भाई जाओ ये। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, आज हमारे को सब बहुत बार नुकसान होता है कि बिजली नहीं है, 24 घंटा बिजली हो जाती है, फिर हमारे को जनरेटर लेना पड़ता है रेंट पे। अब जनरेटर फुल टाइम खरीदेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो और कोई कर नहीं सकता है। फंडिंग हम प्राइवेट से भी ले सकते हैं, हम आपसे मांग सकते हैं, अपने दोस्त से मांग सकते हैं, परिवार मांग सकते हैं, इन्वेस्टर्स मांग सकते हैं, लेकिन रोड किससे मांगेंगे? हमारे लेबर के लिए एक अच्छा वेलफेयर के लिए मान के चले अच्छा हॉस्पिटल्स हो, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट अगर है वही गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, हमारा कॉस्ट वही बहुत कम हो जाएगा। जो गवर्नमेंट उस पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करती है। मतलब जैसे अच्छे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर कट्स नहीं हो, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो जाए तो तो हर एक आपकी बिजनेस ही प्रॉब्लम है। जैसे अभी हम जब आए थे तो आई वाज फॉर्चुनेट कि लॉ एंड ऑर्डर हमें फेस नहीं कर रहा था। लेकिन जो पुराने जमाने के लोग कहते हैं, बिहार में धंधा करने के लिए सबसे बड़ा इशू था लॉ एंड ऑर्डर। राइट। अभी भी जैसे हम लोग के काम में होता है कि कैश कलेक्शन होता है मंथ बिगनिंग में, लेते हैं लोग, देते हैं 50-50 हज़ार रुपये एक एक दिन में, एक एक लड़का ला रहा होता है। मान चलिए एक जमाना था कि 50,000 रुपये कोई जा रहा है तो कब कहाँ से गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलता। तो लॉ एंड ऑर्डर जैसे काम अच्छा हुआ है, मुझे लगता है कि रोड्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो हमारा समझिए कि फार्म से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया, करीब हम 125 किलोमीटर दूर है हमारा फार्म और पटना। ये दूरी अमूमन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। 60 के स्पीड में गाड़ी एवरेज चल सकती है, एवरेज स्पीड में, रात में गाड़ी आती है।
इन 3-3.5 घंटा से कम नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर दे तो वही बहुत बड़ा मदद मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली पॉलिसी लेवल पे जो मदद हो सकती है कि मान के चलिएगा आप ये काम कर रहे हैं तो कंप्लाइंस में हमें हेल्प करे। कंप्लाइंस बहुत सारे होते हैं जो हम लोग को फुलफिल करने पड़ते हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए वो वहाँ पे रिलैक्सेशन होना चाहिए कि आप कंप्लाइंस में नहीं ज़्यादा फंसिए आप। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और सीड फंडिंग, पोस्ट सीड फंडिंग, ये तो गवर्नमेंट कर रही है। मेरे ख्याल से ये एक हमारे लिए बोनस है आज की तारीख में। टीम हायरिंग के लिए आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्या मिसिंग है जो कि बाकी स्टेट्स में कन्वीनियंट है? टीम हायरिंग में मुझे जो लगता है ना कि जो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आता है कि टीम का मतलब है कि आप टैलेंटेड लोगों को अपनी टीम में रखना चाहेंगे। ऐसे लोगों को रखना चाहेंगे जो आपके साथ काम, मतलब आपके वेवलेंथ के हिसाब से मैच कर सके, वो काम कर सके। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा क्या आ जाता है कि हम, मतलब हम लोगों का जो सोच है वो एक शहरी लोगों के हिसाब से है। मतलब इसको हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं कि शहर में जैसे लोगों का होता है कि समय की बड़ी पाबंदी होती है। आप चाहते हैं कि आपको सुबह उठ के जल्दी ये काम ख़त्म करना है, ये है वो है। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं बाहर। आप देखिए किसी भी के घर में बच्चे क्लास 12th करते हैं तो वो उनका पहला पसंद होगा कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वन्नई कहीं हम भेज दें। अगर वहाँ कहीं बेहतर ऑप्शन नहीं उनको दिखता है या उनके पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, तभी वो रुकते हैं पटना में, अदरवाइज वो नहीं रुकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के लिए कि आपको जल्दी लोग मिलेंगे नहीं। फिर मैंने इसमें क्या सोचा, अभी ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने सोचा क्या कि मान के चलिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे तो यहाँ ला नहीं सकते हैं, तो क्यों आएगा? वो तो बेचारा यहाँ से भाग के गया है कि ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी जीने जा रहे हैं वो। अब वो वापस बिहार में आएगा तो आएगा नहीं है। तो फिर हमने क्या किया कि अब यहाँ पे ही जो कॉलेजेस बेस्ट हैं वहाँ जाके हमने घूमना शुरू कर दिया। ये काम मैंने इस साल किया है। हम 2-3 कॉलेज में गए, तो अब यहाँ के बच्चों के साथ आप सोचिए उल्टा है, क्योंकि यहाँ टैलेंट है नहीं तो यहाँ कंपनीज आती नहीं है, तो कैंपस हायरिंग जल्दी होती नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ के अगर कोई बहुत टैलेंटेड बच्चा होगा यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा होगा, तो उसके पास सरकारी नौकरी के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है। प्राइवेट नौकरी जल्दी यहाँ पे है नहीं, प्राइवेट सेक्टर बहुत स्ट्रांग नहीं है कि वो अच्छी नौकरी दे सके, है लेकिन वो अच्छी नौकरी देने वाले बहुत कम हैं। मतलब जो होता है ना कि आप कोई बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो कॉर्पोरेट है ही नहीं, तो कहाँ से आपको नौकरी देगा? कैंपस में कोई आ नहीं रहे, उनके यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बट उतने संख्या में नहीं आते हैं कि सबकी हायरिंग हो जाए। तो यही हो गया कि हमें लगा कि उनकी भी ज़रूरत है, तो हम कुछ पटना के कुछ गिने चुने कॉलेजेस में गए और सही पूछे तो करीब हमको लगता है नहीं भी तो 300-400 बच्चों का हमने फिल्टर किया। उसमें से हम 3 लोगों को हायर किए। तो मुझे लगा कि जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई है, क्योंकि लोग मिल नहीं रहे हैं और कुछ लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वहाँ तक पहुँचने की देर थी। और उनको सैलरी हम कोशिश करते हैं वो पे करें जो यहाँ के प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव जॉब हो जाता है। और उनके लिए हो जाता है कि चलो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ट्राई करेंगे ही वो लोग, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सही पूछिएगा आप तो टीम बिल्ड करना यहाँ क्या, कहीं भी आप काम कर रहे हो, अगर आपका इकोसिस्टम अच्छा नहीं है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ग्रोइंग स्टार्टअप के लिए मुझे नहीं लगता है कस्टमर मिल जाएंगे आपको, लेकिन अच्छे एम्प्लॉय आपको नहीं मिलेंगे। और जो भी स्टार्टअप है उनको लगता है इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। एम्प्लॉयज का रोल क्या होता है एक स्टार्टअप में और अच्छा स्केल करने के लिए? आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए, या फिर हम हर महीने एक नया हायर कर लें, उसको लेस सैलरी दे? क्योंकि काफी लोग की मेंटालिटी होती है जी कि वो कांस्टेंट नहीं रखना चाहते। एक सर्टेन एज के बाद कॉर्पोरेट्स में कहा जाता है कि हम उन्हें निकाल देते हैं बिकॉज उनकी सैलरी हाइक हो जाती है। तो आप उस चीज पे बिलीव करते हो, या फिर आपको लगता है कि अच्छी अगर आपको टीम मिल गई है तो उसको बना करके हम लेके चले? जहाँ तक मतलब हम समझे कि हम लोगों की जो स्टेटस है अभी जहाँ हम काम कर रहे हैं, हैं जो एक कंपनी का स्टेज होता है, तो
अभी जो भी हमारी टीम बनेगी, सही पूछे तो हम चाहेंगे कि ये टीम मेरे साथ अंत तक रहे, क्योंकि अल्टीमेटली कोई इंडिविजुअल नहीं कोई भी काम करता है, जब भी काम करता है वो टीम काम करती है। एक तरीके से देखा जाए, जो मेरे अंदर सोच है वो डीएनए कंपनी में जाएगा, वो कंपनी के पास जाएगा कैसे? जब कंपनी बड़ी होगी तो कंपनी में हर जगह तो हम रहेंगे नहीं, तो हमारे बाद वो हमारे जो जूनियर होंगे कलीग्स, उनके पास हो जाएगा, और बड़ा हुआ तो उनके बाद नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो हमारे बाद के जो लोग हैं, हम तो यही कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ आजीवन उस कंपनी के साथ जुड़े रहें, और ऑब्वियसली उसके लिए हमें उनको कुछ प्रेरणा देना होगा, उनको हमें कुछ मोटिवेशन देना होगा, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। तो उस बात से तो मैं नहीं सोचूंगा कि एक टाइम आ गया उसको निकाल दो। जैसे मतलब बहुत फेमस है, जी के सीईओ हुआ करते थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन जैक वेल्स। तो वो उनकी यही फिलॉसफी थी कि हर वक्त परफॉर्मर्स को रखना है, लेगार्ड्स को हटा देना है। तो वो सब तब आएगा जब वो टीम नहीं रहेंगे, तब वो एम्प्लॉयज हो जाएंगे, सिर्फ एक एम्प्लॉय रहेंगे। टीम तो हो गई जो आपकी टॉप लीडरशिप होगी, वो मेरे ख्याल से जल्दी नहीं बदलना चाहिए, और जल्दी हायरिंग भी आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, जब तक वो जो भी लोग आ रहे हैं वो आपके साथ उस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, आपके वैल्यू सिस्टम को वो अपना वैल्यू सिस्टम मानते हैं कि नहीं, मतलब उनका वैल्यू सिस्टम आपका वैल्यू सिस्टम एक जैसा है कि नहीं। जब तक वो चीज़ ना हो, हमको लगता है कि उनको टीम में नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ तो है, इसलिए हायरिंग के वक्त ही इसकी जितनी भी हो सके, मतलब हम भी बहुत हायरिंग बहुत बाद में जाके किए हैं। बहुत लोग पूछते थे आपकी टीम क्या है, तो हम बोलते थे टीम हमारे पास कभी है ही नहीं। खुद ही सब जो हम काम लोग कर रहे हैं। फाउंडर हैं, मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 रिलेशन में लोग हैं, वही लोग, हम लोग सब मिलके सब कुछ काम करते थे। कॉफ़ी मतलब सर्व करने से लेके चेक साइन करने तक सारा काम हम लोग खुद करते थे। जो हमारे यहाँ बॉटल जैसे होता है, बॉटल खुद धोते भी थे, भरते भी थे, और दूध बांटने भी स्टार्टिंग में गए, गाय का दूध भी निकाला हम लोग। कहने मतलब हम लोग जो आपस में शुरुआत के दिनों के थे, कोई भी स्टाफ नहीं था, सब एक तरीके से मालिक ही थे, और उनको लगता था कि वो मालिक ही हैं। जब हम हायरिंग करना शुरू किया तो हम लोग बहुत बात मजाक किए, और वो भी हायरिंग जैसे हमने कहा कि बहुत ही सोच विचार के, जहाँ आपका कनेक्ट बन गया और जो आ रहा है ना उसको लगे कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करके उसकी ज़िंदगी में बदलाव है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे लोगों को ही हमने हायरिंग किया है, अभी टीम बना रहे हैं, कुछ लोगों को हायरिंग किया है, मतलब सब कुछ सही रहेगा तो शायद वो लोग रहेंगे साथ में। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स दिल्ली से बिहार आकर और यहाँ पे स्टार्ट करने का अपना बिजनेस? आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें नहीं होती खराब तो मैं वहाँ रहता और बेटर अपॉर्चुनिटीज होती, मेरी फैमिली ज़्यादा खुश होती? लाइफ में कभी रिग्रेट में नहीं रखता हूँ। रिग्रेट रखने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में जी रहे हैं। मैं गलत डिसीजन ले सकता हूँ, हर कोई इंसान ले सकता है, और वो हर वक्त वो हाइंडसाइट में ही पता चलता है। जब आप आगे निकल जाते हो तब पता चलता है। आप कहीं गली में जा रहे हो, आपको लेफ्ट लेना था, आप गलती से राइट ले लिए, आपने गलती से राइट लिया, जानबूझ कर राइट नहीं लिया है। जब आपको मकान नहीं दिखेगा ना, तब आपको पता चलेगा वो इट वॉज अ मिस्टेक। उसमें तो दो ही थिंग हो, दो ही चीज़ मैं मानता हूँ, सूनर यू रियलाइज, सूनर यू एक्सेप्ट, बेटर इट इज़ फॉर यू। दूसरी चीज़ है, गलत डिसीजन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, पर गलत डिसीजन को भी लोग बहुत बार सही बना देते हैं। तो इसलिए है कि ज़िंदगी में हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मुझे लगता है कि आज मैं रहता तो नहीं करता, लेकिन फिर हमें लगता है कि वो गलत डिसीजन लिए थे, शायद इसलिए आज हम सही डिसीजन ले पा रहे हैं। इसलिए रिग्रेट्स तो मैं कभी नहीं करूँगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि लर्निंग्स रही है जिससे हम सीखते हैं, और कोई चीज़ ऐसी हो गई मेरे लाइफ में, मेरे द्वारा कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो मैं बहुत बड़ा किसी के लिए बहुत परेशान कर दिया, किसी को अपने उस एक्शन से, अपने डिसीजन से, वो सारे ऐसे थे जो हो गए। अनइंटेंशनल। इट वॉज नॉट इंटेंशनल, इट वॉज नेवर। हाँ ये तभी मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि हर वक्त हम वही काम करते हैं जो हमारी ज़मीर कहती है ये काम कर लो, या हमारा दिमाग कहता है ये काम कर लो, उससे उसका फ़ायदा ही होगा,
उसका नुकसान नहीं होगा, और नुकसान हो गया लेकिन इंटेंशन तो नहीं था। इस कारण से मुझे लगता है रिग्रेट्स तो हमारे पास नहीं है। हाँ, लर्निंग्स बहुत सारी हैं जो अपनी ज़िंदगी में हमने पहले अपने कुछ किए हैं, जिससे लगता है कि आज करते तो हम वो गलतियाँ नहीं करते। जैसे स्टॉक मार्केट ही है, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है आज हम कर रहे होते तो वो नहीं करते। तो अभी भी आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं, हो? अब तो बिल्कुल ही। हाँ, ये है कि अब कोई पूछता भी है तो नहीं बताता हूँ, बट मुझे है कि मतलब मेरे पास वो कैलिबर था कि मैं सही स्टॉक्स पिक कर लेता था। बट स्टॉक मार्केट में बताऊँ तो सारा खेल जो है ना एंट्री और एग्जिट का है। आप सही बस में बैठ गए लेकिन सही स्टॉप पे नहीं उतरे, या एक स्टॉप पहले उतर गए, मतलब कुछ भी हो गया, तो गलती वो होती है। तो सही चीज़ जानकारी नहीं, आप क्या चाहते हो, तो वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगा उसमें शायद मैं सही नहीं हूँ, इसलिए उधर हम फिर ध्यान ही नहीं दिए दोबारा। बेसिकली आप पहले भी एक रिस्क वाले सेक्टर में थे और अभी भी आप रिस्क वाले लाइफ इज सेक्टर फुल में ऑफ रिस्क, और जब रिस्क नहीं रहता है तो फिर आप क्या काम कीजिएगा। आप देखिए अपनी ज़िंदगी के वही पहलू को ही हर वक्त आप याद करिएगा जिसमें आपने कभी कठिनाई फेस की होगी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे जो डिसीजंस उन्होंने लिए होते हैं ना, जैसे आपको बिना मेहनत के जॉब मिल जाए, आपको पता नहीं चलेगा ना आप उस जॉब के लिए बहुत मेहनत किए थे। आप जॉब मिलने की खुशी नहीं होती, मतलब खुशी तो हुई है, लेकिन आप जब क्या याद कीजिएगा, ये नहीं बोलिएगा नौकरी मिल गई, याद कीजिएगा पता है मैं 12-12 घंटे पढ़ता था, मैं ट्यूबलाइट नहीं होने पे लालटेन में पढ़ता था, पैसे जेब में नहीं थे तो क्या खाली पेट पानी भर भर के पेट भर के पढ़ता था। उसको आप उस चीज़ को याद करते हैं और आपको लगता है कि सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है। हम्म, तो वही बात है कि जब तक आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, विवेकानंद जी ने कहा था कि जो आपकी लाइफ की कठिनाइयाँ हैं वो आपकी ज़िंदगी का सौंदर्यता है। उस टाइम वो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप उससे दूर जब जाएंगे, जब आप भविष्य में जाएंगे, तब आप अपने भूतकाल को देखेंगे कि यार दैट वाज टाइम आई डिड दिस, मतलब आप उस चीज़ को चेरिश करेंगे, अपने स्ट्रगल को। और ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि मेरी लाइफ बहुत आसान से कट रही थी वहाँ पे। जब मैं टीचिंग लाइन में आ गया, टीचिंग लाइन सही मानिए तो बिल्कुल रिस्क फ्री जॉब है, बहुत ही स्ट्रेस फ्री जॉब है, एक बहुत ही कूल जॉब है, एकदम शांत जॉब है। लेकिन फिर क्या है कि ज़िंदगी में हम बताएंगे क्या हमने क्या किया, है कि नहीं? तो मुझे वो भी एक रीज़न था कि मैं यहाँ पे घुसा। वो हर वक्त बोलता था कि दो जो कांट डू दे टीच, हर वक्त मुझे यही लगता था कि क्या आई एम वन ऑफ देम, that because I can't do anything, so I'm just giving lectures to people that do this, do this, do this. So one fine day I realized that no, I'm not the one who can just say that, do this, do this. Even I can do this. राइट। So that's how this thing है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से मोटिवेशन में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपका टीचिंग जॉब से आया या फिर आपको लाइक बुक्स Motivation पढ़ना? I नहीं समझा मैं. मोटिवेशन इन द सेंस कि एक होता है ना लेक्चरशिप जो है, इक्वालिटी है आपके अंदर, आप अच्छा, वो तो मान चलिए दो चीज़ों से होती है। एक तो होता है कि अगर आप कुछ ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ से गुजर रहे लाइफ हैं, लेसन से आपने एक वो सीखा आ है। जाती है। या दूसरा क्या होता है टीचिंग से, और एक हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई हो, या हो सकता है आपके पास इनबिल्ट ऐसा चीज़ हो कि आप अच्छा एक ओरेटरी हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, आई वाज रियली बैड ओरेटर। कॉलेज डेज में मुझे स्टेज फियर था, और उस टाइम मैं हर वक्त ये सोचता था यार कब ऐसा दिन आएगा कि मैं भी जब बोलूँ तो लोग सुने, या मैं मतलब कुछ लगे कि बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, पहले क्या हुई इकलौती वही थी, उसके बाद मतलब वी नेवर, मतलब उसके बाद कभी वी नेवर वेंट थ्रू आफ्टर दैट। हर वक्त वो मुझे मोटिवेट करती थी कि जैसे तुम बात करते हो मेरे साथ में, यू कैन बी ए गुड स्पीकर। तो सी हेल्प मी अ लॉट इन दैट। तो मैं मतलब वो सुनती थी, मैं बोलता था, फिर मुझे करेक्ट करती थी कि तुम ये काम करो, तुम ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, तुम्हारे डायलेक्ट में कुछ गड़बड़ी है, ये है वो है। और ग्रेजुअली फिर, और एक दिन क्या हुआ कि मतलब क्या बताऊँ कि ये एक दिन का चेंज हुआ है। अगर उस दिन के पहले मेरे से कोई पूछता तो मैं बात बोलने से पहले काँपता था, बोल नहीं पाता था, थॉट प्रोसेस नहीं बिलो, मतलब जो चीज़ है, लेकिन मैं जानने के बाद सब कुछ भूल जाता था। कॉलेज डेज में मुझे अच्छा प्रेजेंटेशन, मैंने सबका प्रेजेंटेशन बना दिया, सबको स्पीच दे दिया, सब अच्छे स्कोर लाए, मेरा सबसे कम स्कोर था, और क्योंकि मैं बोल नहीं पाया ठीक से।
प्रोफेसर समझ गए थे, क्योंकि पर्सनली जब मिलता था तो मैं उनसे जैसे बात करता था वो मैं उस स्टेज पे नहीं बोल पाया था। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा कि तुम पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं वीकेंड्स पर पढ़ाना चाहूँगा, तो क्लासेस ले सकते हो क्या? मैंने सर पता, आई डोंट नो कहाँ से कॉन्फिडेंस है, मैंने हाँ पढ़ा सकता हूँ, और मैं गया पढ़ाना शुरू कर दिया। संडे का दिन था, मुझे अभी भी याद है, 10 बजे का लेक्चर था, 10:05 का लेक्चर था, पहला लेक्चर था मेरा। और उस दिन से जो मैं बोलना शुरू किया, उसके बाद वो सडनली जो मैं सोच रहा था कि होना चाहिए मेरे साथ, उस दिन के बाद से वो आ गया। कैसे आ गया भगवान जाने कहाँ से आया। सडनली। हाँ, उसके बाद से तो फिर आप मतलब मैं कहीं भी जाऊंगा तो अगर मेरे पास उस सब्जेक्ट का ज्ञान है, अगर नहीं है तब तो क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपके उसके बाद तो मैं अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, और इसका मुझे बहुत फायदा भी मिलता है कि कहीं भी मैं जाता हूँ, मेरे हायरिंग में मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं लोगों को कनेक्ट कर पाया, कैसे लोग हैं वो मेरे से कनेक्ट हो पाए, अपने व्यूज को कस्टमर तक मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए आज की तारीख में एक एसेट है कि आप कैसे बात करते हैं, नहीं करते हैं। बट ये शुरुआत में नहीं था मेरे पास। शुरुआत में आई वॉज रियली बैड ओरेटर। मैं बात भी नहीं कर सकता था किसी से, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी बात करने में। हाँ, एक दिन हुआ ऐसा वो कि जो सब कुछ बदल गया। आई डोंट नो कैसे हुआ वो। ऑल्सो कहा जाता है ना, स्टार्टअप फाउंडर शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर। यू हैव टू बी। तो यार आप स्टोरी तो सबको बेचते हैं। राइट, तो आई अपने थिंक कस्टमर आपके को। लिए प्लस पॉइंट है। हाँ ये बहुत, हाँ इकोनॉमिक्स से हूँ तो बिजनेस को समझ सकता हूँ, कॉस्टिंग कर सकता हूँ। इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा अभी तक मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा तो मैं स्टोरी बता सकता हूँ। ऐसा है कि मैं कन्विंस, तो एटलीस्ट अगर 10 इन्वेस्टर मिलेंगे तो एक को तो मैं कन्विंस कर सकता हूँ। तो आप फंड रेज प्लान कर रहे हैं? बहुत सीरियसली नहीं, अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तब भी अच्छी बात है। हम तो यही मामला चल रहे हैं। का क्या थिंकिंग है, मतलब आप बिलीव करते हो कि फंड रेज करके ही स्टार्टअप ग्रो कर सकता है, और यू बिलीव कि बूटस्ट्रैप? डिपेंड करता है कि आप किससे फंड रेज कर रहे हैं। फंड रेज करना सिर्फ पी और वीसी से नहीं होता है, वो पी वीसी आपका कोई भी हो सकता है। तो मेरे लिए मेरी फैमिली थी, मेरे कस्टमर्स में मुझे इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब एडवांस देके मेरे को बोल देते हैं कि ठीक है बिजनेस को बढ़ाओ। तो उस हद तक भी हो सकता है। बिना इन्वेस्टमेंट को तो कंपनी चलती नहीं। अब हाँ, ये जरूर है कि बूटस्ट्रैप की जहाँ तक बात करें तो देयर आर सर्टेन बिजनेस मॉडल्स जहाँ पे बूटस्ट्रैप हो ही नहीं सकता है। अगर हम ओला की बात करें, उनको मार्केट बनाना पड़ा, तो वो बूटस्ट्रैप हो ही नहीं सकते थे कभी भी। बूटस्ट्रैप होते तो वो एक एक करके जाते। आज कोई मान के चलिए कोई कंपनी आती है, वो अपना एक छोटा सा ऐप बना देती है और मार्केट में चली जाती है। क्यों? क्योंकि पहले से ओला है, मार्केट क्रिएटेड है। अगर ओला नहीं रहता, वो यो नहीं रहता, या इंटरनेशनली मान के चलिए कि अगर ऊबर नहीं रहता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो शायद, या आप फ्लिपकार्ट पे आप देख लीजिए, वो इकोसिस्टम बन चुका है। तो अब कोई काम शुरू करेगा तो शायद वो बूटस्ट्रैप कर सकता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कहीं जाते हो तो बूटस्ट्रैप होना थोड़ा सा मुश्किल है। बूटस्ट्रैप नहीं हो सकता पहले शुरुआत से। फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होता है, को ऐसा लगता है, बिकॉज यू वर द फर्स्ट। बहुत बार डिसएडवांटेज भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लेते हैं। अगर आप उसको सही से लेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन बी सक्सेसफुल। अब जैसे मान के चलिए ना कि जब ई कॉमर्स की बात करूँ, फ्लिपकार्ट जो था वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री मॉडल पे काम कर रहा था कि भाई अपना सामान है, हम अपना सामान बेचेंगे। स्नैपडील जो था वो पूरा का पूरा मॉडल पे काम कर रहा था कि बायर एंड सेलर को सिर्फ वो कनेक्ट करवाना था। स्नैपडील सही बिजनेस मॉडल के साथ आया, फ्लिपकार्ट गलत बिजनेस मॉडल के साथ आया। फ्लिपकार्ट रियलाइज दिस, उसने बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया। स्नैपडील सही भी कर रहा था तब भी वो नहीं ठीक कर पाया, बट फ्लिपकार्ट ने सही कर लिया। तो यहाँ पे फंडिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। स्नैपडील को लगा सही बिजनेस कर रहा है, क्यों फंडिंग लेता रहेगा। बिल गेट्स का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, और मुझे लगता है कि हर स्टार्टअप फाउंडर को वो मतलब बात जहन में रखनी चाहिए, यू शुड स्टार्ट आस्किंग फॉर फंड व्हेन यू हैव फंड इन योर पॉकेट। राइट, अगर आप जेब खाली हो गया है तब फंड मांगने मत जाओ, बिकॉज इट्स टेक टाइम। इट टेक्स टाइम, नोबडी गिव्स मनी व्हेन यू डोंट हैव मनी। आपको बैंक या कोई भी बंदा तभी पैसा देगा जब वो आप कंगले नहीं हो। और दूसरी बात है कि आप डिसीजंस भी स्ट्रेस फ्री ले पाते हो। और तीसरी बात है कि आप एक रैशनल डिसीजन लोगे। आप ऐसा डिसीजन नहीं लोगे जिसमें आपको हो सकता है कि बहुत कुछ अपना, स्टार्टअप के पास होता क्या है, हम बात करें, हम लोग स्टार्टअप है, हमारे पास एक ही पूंजी है और वो है हमारा इक्विटी, जो हमने बिल्ड किया है, और उसकी इस इक्विटी की एक वैल्यू है।
उस केस में क्या होता है, इक्विटी आपको बहुत सस्ते बेचना पड़ता बिकॉज सामने वाले को लगेगा कि आप है, desperate हो, डेस्परेट है तो needy दे हो। नहीं देना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो अगर आप मेरे से पूछिएगा तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब इसमें कोई एक आंसर नहीं हो सकता है कि भाई बूटस्ट्रैप होना चाहिए कि फंडिंग के साथ ही आना चाहिए। ये बिजनेस मॉडल बिजनेस पर्सन जो कर रहा है, बट एक चीज़ ज़रूर है, यू मस्ट हैव फंड व्हेन यू गो एंड आस्क फॉर दिस फंड, नहीं तो आप नहीं रेज कर पाइएगा। एंड दैट Okay. इवन आई हैव सीन इन माई लाइफ। आज मैं फंड के लिए मेरे पास बैंक्स आते रहते हैं, हमसे ले लीजिए हमसे ले लीजिए। जब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, कोई पूछने नहीं आता था, हम वहाँ मतलब हम जाते थे तो हमसे कोई नहीं पूछता था कि क्या मतलब कुछ करना है कि नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा। ये तो रखता है। आप लोन को पॉजिटिवली लेते हो, डेट को, या फिर आप बिलीव करते हो कि इक्विटी बेस्ड फंडिंग ज्यादा पॉजिटिव है एज अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप? अर्ली स्टेज स्टार्टअप तो हर वक्त इक्विटी पे चलना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब होता है यू आर डूइंग समथिंग इनोवेटिव, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट एंड नोबडी इज एबल टू प्रोवाइड अ वेरी सस्टेनेबल एंड फिजिबल सॉल्यूशन, तभी आप उस इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो। तो रिस्की मामला है। जहाँ रिस्क होता है वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो माय सिंसियर सजेशंस टू एवरीवन being a being an academics from an academics from a finance side, you should there are three risks that you take in your business. एक तो बिजनेस का अपना रिस्क होता है, गाय मेरी दूध देगी कि नहीं देगी, दूध बिकेगा कि नहीं बिकेगा। दूसरा, मेरा जो बिजनेस है रेवेन्यू क्या उतना दे पाएगा जितना मेरा कॉस्ट है, ऑपरेशनल रिस्क। और तीसरा होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, कि मैं लोन दे पाऊंगा वापस कि नहीं पे कर पाऊंगा। स्टार्टअप में पहला दो रिस्क तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो तीसरा रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए। ये तीनों रिस्क कभी एक साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मेरे को ऐसा बिजनेस मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं वहाँ पे, रोड बनाऊंगा, गवर्नमेंट टेंडर निकलेगी, मेरे को पैसा मिल जाएगा, तो वहाँ तो चलिए आपका बिजनेस रिस्क है ही नहीं। ऑपरेशनल रिस्क भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बैंक से लोन लो, 100 करोड़ चाहिए या 100 रुपये चाहिए, 10 रुपये अपना लगाओ, 90 रुपये लोन लो, काम शुरू कर दो। लेकिन जहाँ पे आपका बिजनेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, उसके बाद हम लोन ले लें, तो ये तो स्टार्टअप अगर है तब नहीं करते। इट इज नेवर। आप उससे ज़्यादा बढ़िया है अपना इक्विटी बेचिए, फंड उठाइए, कंपनी की वैल्यू रहेगी तभी आपकी इक्विटी की वैल्यू है। लोन ले लेंगे, कंपनी की इक्विटी वैल्यू खत्म होगी अगर हम लोन नहीं दे पाएंगे, तो वो 100% इक्विटी लेके भी क्या फायदा जिसका नेटवर्क नेगेटिव हो। हम लोग भी शुरुआत में हमारा नेटवर्क नेगेटिव नहीं था, लेकिन 10 लाख से हमने एक शेयर कैपिटल डाला था, पहला 3 साल तो वो आ गया था 7 लाख पे, वो भी बहुत सारे खर्चा हम नहीं दिखा रहे थे, मतलब वो 10 लाख से भी नीचे चला जाता, नेटवर्क नेगेटिव हो जाती। इन लोन नहीं था इसलिए हम बच गए, फंस बेसिकली जाते। आपका जो मैं शॉर्ट में इसको करूँ तो ये हुआ कि अगर आपको श्योरिटी है कि आपका रेवेन्यू आ रहा है, तब आप डेट वाले जोन में जा सकते हो कि यू आर अर्निंग समथिंग एंड नाउ यू आर स्टेबल। लेकिन स्टार्टअप में होना ही बहुत मुश्किल है। बट उसके लिए एक सर्टेन लेवल पर आपको पहुंचना होगा। इट्स लाइक कि 0 to 1 वाले स्टेज में आप वो चीज़ ना करो, 1 to 2 में जब आपको जाना हो और आप रेवेन्यू आपकी आ रही है, तब आप उसमें भी है कि आपका इंटरेस्ट बर्डन कितना होगा। अगर मैं 100 रुपये का प्रॉफिट कमाने का गारंटी हो चुका है, मतलब गारंटी तो करनी, लेकिन एटलीस्ट मतलब देयर इज हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग 100 रुपीज, तो मैं सोच सकता हूँ कि चलो यार ऐसा करते हैं, 200 रुपये का लोन ले लेते हैं, 25-30 रुपये जाएगा इंटरेस्ट में, तो मेरे पास तो 100 रुपये का बफर है, मैं इंटरेस्ट बर्डन से 4-5 टाइम्स ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम भी होगी तब भी मैं पे बैक कर पाऊंगा। लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी की सर्टेनिटी अभी तक आपको नहीं आ पाई है, उस केस में लोन लेना वो सुसाइड होगा। मतलब होता है ना कि एक कहते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं और एक कहते हैं पागलपन, तो वही डिफरेंस है ये। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जो भी बिहार के फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्या मार्केट आपको लगता है कि बिहार में चलेगा, D2C में ले लो या B2B में ले लो, या फिर क्या क्वालिटीज़ है जो कि एक स्टार्टअप फाउंडर में होना चाहिए Tier 2 Tier 3 सिटी? एक बार फिर से एक बार रिपीट करेंगे तो मिस कर हाँ, देता है। बिहार जैसे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ जैसे हैं, वहाँ के जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? बिकॉज आप एक लंबी जर्नी करके आए हो, तो आज के टाइम में अगर कोई चाहे कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट करूँ,
लिविंग इन अ टियर 3 सिटीज, नॉट इन टियर 1, दिल्ली बैंगलोर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनके पास क्वालिटीज होनी चाहिए? कौन सा मार्केट प्लेस उनका सही होगा? उसके लिए आप क्या वो इंडस्ट्री वाइज तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर एक स्टार्टअप का एक अपना थॉट के साथ आता है, और स्टार्टअप एक ऐसा चीज है जिसका इंडस्ट्री स्पेसिफाइड नहीं होता है, उनका प्रॉब्लम स्पेसिफाइड होता है कि क्या प्रॉब्लम को लेके आए हैं, जिसको सॉल्व करना वो चाह रहे हैं। बट क्या जो मेजर कुछ चैलेंजेस है जो जोन वाइज हम लोग डिवाइडेड एक बात कर सकते हैं इसमें, क्या मेरे मतलब मुझे लगता है उसके लिए मेरे पास शायद सही आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्टार्टअप का अपना एक यूनिक ही होता है, अगर वो सही में स्टार्टअप है तो। बट हाँ, क्या हो सकता है, जैसे बिहार एज ए इकोसिस्टम हम देखते हैं, और स्टार्टअप एज ए करियर प्रोफेशन अगर हम देखते हैं ऑन अ जनरल बेसिस, नॉट ऑन अ इंडस्ट्री स्पेसिफिक, मैं उसका आंसर मेरे ख्याल से दे पाऊंगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक आंसर मुझे लगता है कि मैं देने के उस पर मतलब मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं दे पाऊंगा। इकोसिस्टम की बात करें तो अभी बिहार का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, वो बहुत ही फर्टाइल है, क्योंकि जो बिहार का टर्म्स ऑफ ट्रेड है जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो बिहार के फेवर में है, क्योंकि बिहार का जो इकोनॉमिक्स है वो पूरे हिंदुस्तान के अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं अभी बिहार जैसे राज्य को फेवर कर रहा है। जैसे कोई भी लेबर का एक कॉस्ट देख लीजिए, रियल एस्टेट का कॉस्ट आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, एक ही हिंड्रेंस यहाँ पे है कि गवर्नमेंट कितना उसको सपोर्ट कर पाती है बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ऑफिस स्पेस दे पाते हो, बिजली दे पाते हो, सड़क दे पाते हो, लेकिन नहीं आप लोगों को मतलब बेहतर एक एम्बियंस दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है, अगर कोई मल्टी एमएनसी कोई अगर आती है, मल्टीनेशनल कंपनी, उसको यहाँ पे कोई एक अच्छा 5 स्टार होटल ही नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे रुक सकते हैं, अपने उनके स्टाफ रुक सकते हैं, उनके सीईओ रुकेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। अच्छा, एयरपोर्ट नहीं होना, वो भी बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। एयरपोर्ट से ऑफिस जाने का आपका कितना कैसा रास्ता है, क्योंकि जब वो आएंगे, वो जब आएंगे तो अपने साथ करोड़ों रुपए लेके आएंगे, अरबों रुपए लेके आएंगे। वो एक इकोसिस्टम बन जाता है, उसी का आप हिस्सा बन जाते हो कहीं ना कहीं। तो वो एक चीज़ अगर फुलफिल हो जाती है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी यहाँ पे, जो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अदरवाइज यहाँ का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, बिहार में मेरे ख्याल से अभी वी आर एट द राइट प्लेस, राइट। उस मामले में तो हम लोग कह सकते हैं वी आर एट राइट प्लेस। और जहाँ तक है करियर ऑप्शन, तो यूथ के साथ सबसे बड़ी प्लस पॉइंट, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की हम बात करें या जो जस्ट पास आउट हुआ है, उनके साथ जो सबसे बड़ी पूंजी है कि उनके पास पूरी ज़िंदगी अभी है। दे कैन अफोर्ड टू कमिट अ मिस्टेक। शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे वो, कि वी हैव टू लुक आफ्टर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट उनके पास वो। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारे जनरेशन तक था कि माँ बाप का ख्याल रखना है, ये रखना है, वो रखना है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक आदमी का माँ बाप से हो चुका है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनको घर बनाने का हेडेक सबको नहीं होगा। ये नहीं है कि सबको नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोग होंगे जिनको शायद अब घर बनाने का हेडेक नहीं लेना है, पहली गाड़ी खरीदने का हेडेक नहीं लेना है। उस टाइप के लोगों के लिए तब यह है कि this can be a career option where you can afford to commit few mistakes and still you can survive and you can thrive. बेसिकली आप कह रहे हो कि बीपीएससी, यूपीएससी और डॉक्टर इंजीनियर के अलावा अब यहाँ के लोग स्टार्टअप करना। मेरे ख्याल से वह तभी स्टेट की भी तरक्की होगी। आप वो 200 सीट के लिए 2 लाख बच्चे, 2 करोड़ बच्चे जो है ना, अपना ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते हैं। वी हैव टू स्टॉप ग्लैमराइजिंग दीज पावरफुल पोस्ट्स। जो पावरफुल पोस्ट बने हुए हैं ना हमारे यहाँ पे, साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, एसपीओ साहब, इस पोस्ट को हमें कहीं ना कहीं डी ग्लैमराइज करना पड़ेगा। और उसके लिए तो ऑब्वियसली तभी होगा जब आप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप ग्लैमराइज करेंगे, तब खुद ब खुद लोगों को लगेगा कि अब बहुत सारे स्टार्टअप्स का आप मिलिएगा, वो कहेंगे कि कौन बनेगा आईएएस, कौन बनेगा आईपीएस, राइट। हम तो अपना बिजनेस करेंगे। दे आर ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ मिलियनेयर। और सही पूछे तो मैं भी यही सोचा था कि अगर पैसा कमाना है, अच्छे तरीके से पैसा कमाना है, तो बिजनेस में ही कमा सकते हो। कहीं भी गवर्नमेंट में हम जाएंगे जॉब करने के लिए, ऊपरी कमाई अगर नहीं होती है तो क्या कमाई है? लिमिटेशन है। ऊपरी कमाई लेनी है तो फिर अपना जहन, अपना ज़मीर बेच रहे हो आप। तो जब वही करना है तब बिजनेस से कुछ कर लो, शायद उससे कहीं ज़्यादा कमा लोगे। राइट। उसको सीधे तो अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने कही है
और मैं चाहूँगी कि आप यूथ को लेकर के जो भी आपके मन में आता है वो थॉट्स हमसे जब भी मन करे हमारे साथ शेयर करें। बिकॉज़ आपने काफ़ी टाइम दिया है, आप काफ़ी शहर में रहे हो, फिर यहाँ आके आपने स्टार्ट किया है। बिकॉज़ अभी जो क्या हो रहा है कि लोग यहाँ से बाहर मूव कर रहे हैं। वो पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपैरिज़न बाहर से लोग आकर के यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। बट बहुत जहाँ तक कंपेरेटिव। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर वही है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर काफ़ी क्राउडेड हो चुका है, वहाँ स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, बट यहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही नई है और अच्छी है। जैसा कि आपने कहा इट्स द राइट टाइम एंड राइट प्लेस, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। आपको अच्छा लगा हमें इस शो पे आकर के, आपको कैसा लगा आप बताएँ? और नहीं इस नहीं, तरह की बहुत चीज़ें कैसी आपको लगती है कि प्रमोट होनी चाहिए बिहार जैसे शहरों में? बिकॉज़ अभी तक सिर्फ यहाँ पे जहाँ भी आप चले जाओ पार्ट्स ऑफ इंडिया में, बिहार का मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी से ही होता है, स्टार्टअप के लिए नहीं जाना जाता है। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि वी हैव टू क्रिएट हीरोज। दे कैन बी, जैसे क्रिकेट में धोनी बना झारखंड के लिए, तो हमारे को ऐसे हीरोज बनाने पड़ेंगे जो कि फ्यूचर रोल मॉडल्स हो सकते हैं। वो स्टार्टअप्स के लिए या मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो सकते हैं। भाई हमारे को ये नहीं बनना है, हमारे को स्टार्टअप में जाना है। स्टार्टअप ही जरूरी नहीं है, आप एक अच्छा प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी कमाई होती है, ऐसी बात नहीं है, और अच्छी तरीके से कमाई होती है। आपको उसके लिए कहीं चोरी नहीं करना है, कोई करप्शन नहीं करना है। आप एक ईमानदारी के साथ बिना अपना ईमान बेचे आप कमाना अगर चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर ही है। और कहीं भी किसी भी देश की बुनियाद, किसी राज्य की बुनियाद देखा जाए तो वहाँ की मतलब अगर आप समाज में सारे लोगों को देखिएगा ना, तो एक ही कम्युनिटी है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, और वो है बिजनेस। वही जॉब्स लाती है, वही प्रोडक्ट लाती है, वही सब कुछ चलाती है। और समहाउ हमारे बिहार में खास करके, हिंदुस्तान में तो बहुत टाइम तक रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सब जगह कम हो रहा है, बट उस हिंदुस्तान के एक राज्य में, बिहार में, बिजनेसमैन को एक तरीके से विलन के रूप में लोग देखते थे। इसका मतलब है कि चोरी करके पैसा कमा रहा है। वो मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। और जैसे वो मानसिकता कब कैसे बदलेगी? मानसिकता तभी बदलेगी जब हम वो हीरोज बनाएंगे जिनको कहा जा सकता है, बॉस देखो ये कॉलेज का लड़का था, 5 साल पहले अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, आज इसकी कंपनी यूनिकॉर्न हो गई है। और बेस्ट तब होगा जब वो पटना या बिहार के किसी शहर से वो निकलेगा, और वो दिल्ली जाके नहीं स्टार्टअप किया हो, वो यहाँ से करेगा। अगर जिस दिन हम लोग ऐसा कोई कर पाते हैं, जो भी आदमी हमारे में से 20 से कोई भी अगर कर पाएगा, मुझे लगता है दैट विल बी द टाइम। जैसे 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती, उसके बाद सडनली क्रिकेट बिकेम अ रिलीजन इन आवर कंट्री। मुझे लगता है बिहार में भी वो वक्त आ जाएगा कि जब लोग सोचेंगे कि मुझे बिजनेस करना है, और मुझे आईएएस नहीं बनना है, मुझे कंपनी का सीईओ बनना है, मुझे स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करनी है, मेरा नाम बिलियनर में आना चाहिए। दैट विल बी द टाइम जब हम कहेंगे कि हाँ, बिहार हैज चेंज्ड। इट्स रियली नाइस, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज के पॉडकास्ट से। तो जैसा कि आपने आज का एपिसोड देखा, मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें और यहाँ की यूथ, यहाँ के पेरेंट्स स्टार्टअप्स को और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी एज अ करियर ऑप्शन लें। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग काबिल नहीं है, बिकॉज आप कहीं भी चले जाओ, बिहार के लोग हर जगह जा रहे हैं और एक अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।